नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। आइए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, गहन कृषि का तात्पर्य क्या है? गहन कृषि की बात समझने का प्रयास करते हैं कि गहन कृषि क्या होती है। गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये होता है बच्चों, कम क्षेत्र में लगातार खेती करना। क्षेत्र में लगातार खेती तथा क्षेत्र में खेती तथा अधिक मजदूर हो, अधिक मजदूर और अधिक पैदावार। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। देखो, दो बात यहां से, अधिक मजदूर होंगे, पैदावार होगी तो पूंजी भी अधिक ही यूज होगी, अधिक पूंजी यूज होगी। मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर अधिक से अधिक लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, खेती करना है, अधिक कैपिटल लगाना है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव गहन खेती। हमें ज्यादा से ज्यादा वहां से प्रोडक्शन प्राप्त करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, प्रोडक्शन को रिसीव वहां से करना है, तो उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ऐसा क्षेत्र, खेती योग्य क्षेत्र जहां पर अधिक मजदूर होते हैं, अधिक पैदावार होती है और अधिक पूंजी होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिव खेती बोलते हैं। आओ देखते हैं। अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाना नहीं, वो ऑलरेडी कम हो या ज्यादा, लेकिन उसमें खेती होनी चाहिए, योग्य बनाना नहीं है। श्रम और पूंजी के अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ बड़े खेतों की खेती करना नहीं। श्रम और पूंजी होगा तो भैया अपेक्षाकृत निवेश तो अधिक होगा ही होगा। कृषि योग्य भूमि पर अधिक श्रम पूंजी का उपयोग करना, अधिक श्रम और पूंजी का उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा अधिक मजदूर होंगे यानी कि अधिक श्रम यहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है। भारत के अधिक राज्यों में कृषि का प्रसार करना, अधिक राज्यों में कि सभी में यही खेती हो रही है। हमारे भारत के कई ऐसे राज्य हैं लोग ज्यादा है, खेती कम है, तो वहाँ इंटेंसिव गहन खेती होती है। तो हमारा ज्यादा सही आंसर कौन सा है? तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। नाना साहेब ए रिवेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज। ठीक है, नाना साहेब जो थे कानपुर के विद्रोही थे, निम्नलिखित में से किस पेशवा के वो पुत्र थे? ये हमसे पूछा जा रहा है। नाना साहब, नाना साहब तो ये मराठा थे यानी कि पेशवा नहीं, मराठा सारे पेशवा नहीं थे, तो मराठा में एक पद होता था पेशवा। ठीक है। और बाजीराव सेकंड, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड के ये पुत्र थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इनके जैसे कि अकबर नौरत्न रखता था, ये अष्टप्रधान रखा करते थे अपने दरबार के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। बाजीराव सेकंड। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा, बहुत गजब का क्वेश्चन आया भैया, इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। देखो, हिल स्टेशन है चारों के चारों, ये बात तो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ बर्फ नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, बर्फबारी नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती है। तो एक बात बताओ, शिमला हिमाचल में है, बर्फबारी होती है, श्रीनगर जम्मू में ये भी होती है, नैनीताल भी है वहां पे। तो ऊटी है तमिलनाडु के अंदर, ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये नॉर्थ इंडिया में है, ये नॉर्थ इंडिया में है, ये नॉर्थ इंडिया में, और ये है साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में स्नोइंग बर्फबारी नहीं होती है। साउथ इंडिया में है ऊटी, साउथ इंडिया में क्या है? ऊटी है। तो यहां पर बर्फबारी नहीं होती है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया था? ठीक है, ये रखा जाएगा, मतलब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत
कौन सी योजना के तहत? समग्र। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ समय में स्कीम से, मैं आपको हर, अब नेक्स्ट टाइम ये रहेगा कि आपको ये बताता चलूंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये बात ध्यान रखना। तो स्कीम से आया, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है और स्कीम से क्वेश्चन आया। तो अब ये क्या पूछा जा रहा है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल और छात्रावासों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था? तो नाम पर रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही यल्दी रेहमन मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है तुर्की ने, ठीक है ना, टर्की ने। ये बात ध्यान रखिएगा, तुर्की ने इसको हाल ही में विकसित किया है, पिछले महीने ही विकसित किया, ज्यादा समय नहीं हुआ है मिसाइल को विकसित किए हुए, मिसाइल को विकसित किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। स्तंभ को ए को स्तंभ बी से हमें मैच करना है बच्चों। चलो ध्यान से देखिएगा आप लोग। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, तो ये साइनो जीवाणु होते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी बताया तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नील हरित शैवाल साइनो जीवाणु से मिलता है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट में 4 देख लो, शायद 1 में ही दे रखा है, अब देख लो। अगर आपको 1 भी सही से पता है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको ढंग से 1 के बारे में भी पता है ना तो किसी में भी दिक्कत अपने को नहीं आने वाली, बस यही समझना होगा हमें, ठीक है। आगे देखो, बी में 3rd लाल शैवाल, सही है क्या? हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। तो अब ज्यादा आगे जाना ही नहीं है, देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये बात समझनी होगी। बहुत हमें आगे जाना ही नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल होता है जो कि क्षारीय भोजन, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर ये बात कर रहा है, तो ये होता है बाइल जूस। पेट के अंदर क्या होता है बच्चों? बाइल जूस होता है। बाइल जूस होता है यानी कि पित्तरस होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड, शॉकले, जॉन वार्डिन और वाल्टर हाउरस ब्रिटेन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल इन फिजिक्स, नोबेल इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये जो प्रभाव कब मिला था? 1956 में। देखो सुनो पहले, 1956 में नोबेल प्राइज मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? नोबेल प्राइज। क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखो, ठीक है। किन किन लोगों को मिला? इसमें नाम जो दे रखे हैं, विलियम को मिला है, जॉन को मिला है, विलियम को, जॉन को, ठीक है, वाल्टर को, 3 लोगों को मिला है। तो मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि नोबेल प्राइज मिनिमम मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है एक क्षेत्र में। किस में मिला है इनको? फिजिक्स में, ठीक है ना। किस सिद्धांत के लिए मिला? तो इनको मिला है ट्रांजिस्टर, डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इफेक्ट के लिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज करने के लिए, प्रभाव की खोज करने के लिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, तीनों लोगों को। अब बात आती है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज पहली बार जो दिए गए थे बच्चों 1901 में दिए गए थे। पहली बार नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं 1901 में दिए गए थे। पहली बार नोबेल प्राइज, पहली बार नोबेल प्राइज। और नोबेल संस्था की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोबेल संस्था की जो स्थापना हुई थी, बोर्ड दिख तो रहा है ना, नोबेल संस्था मतलब कि 1894 में हुई थी नोबेल एनजीओ की। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नोबेल एनजीओ की जो स्थापना 1896 में होती है और 1896 में पहली बार विश्व में मॉडर्न ओलंपिक भी खेले गए थे, आधुनिक ओलंपिक भी खेले गए थे। आधुनिक, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत, मॉडर्न ओलंपिक बिगिन इन 1896। ये 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल एनजीओ गठन होता है
और पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं किसके नाम पर दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो रहने वाले हैं वो स्वीडन के रहने वाले हैं और स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। स्टॉकहोम में ही सिप्री एक क्या है कि एक संस्था है जो कि सैन्य जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी करती है, सैन्य एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद अपने को रखना है, ठीक है। पहले भारतीय नोबेल प्राइज विनर कौन थे? तो मैं ये भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। कलर में थोड़ा सा मुझे इश्यू लग रहा है कि कलर गड़बड़ नहीं हो जाए, आपको दिख तो रहा हो। पहली बार नोबेल प्राइज भारतीय की बात कर रहे हैं, भारतीय किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। किस चीज में मिला था? साहित्य के लिए इनको मिला था, लिटरेचर के लिए। किस चीज के लिए मिला था इनको? लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हमारा हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति भी थे जो नोबेल प्राइज जीते लिटरेचर में। फर्स्ट एशियन भी थे, इंडियन के साथ साथ फर्स्ट एशियन भी थे, ये हमें समझना चाहिए। फर्स्ट एशियन भी ये ही रहते। तो ये सारी चीजें हैं जो नोबेल के बारे में आपको यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which group of rivers is part of the peninsular drainage system? हमसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा भाग है, ठीक है। तो देखो रिवर्स की बात करें तो मैं रिवर्स से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। आपको रिवर्स से रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी बोले तो लॉन्गेस्ट, बच्चों याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी यानी कि रिवर कौन सी है? यह है नाइल नदी, यानी कि नाइल, ठीक है। विश्व की दूसरी बड़ी अमेजोन है और सबसे बड़ी भी अमेजोन है। लंबी की बात की है, अब लॉन्गेस्ट की। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो भी आप यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी, तो बड़ी मतलब लार्जेस्ट नदी, रिवर। तो विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी? अमेजोन है। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वो लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन। अब बात देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट नंबर पर तो लॉन्गेस्ट होगी, सेकंड नंबर बड़ी और सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट अमेजोन ही है, ये बात ध्यान रखना, अमेजोन, ठीक है। विश्व की थर्ड नंबर की, वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगसी। कौन सी है बच्चों? यांगसी। कहाँ पे है ये? चाइना में है। और ये जो रिवर है एशिया की सबसे लंबी रिवर है, एशिया की सबसे लंबी नदी, वो एशियन लॉन्गेस्ट रिवर। अब बताओ क्या नाम है? यांगसी। कहाँ पे है? चाइना में। यहाँ से क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है भैया भारत की भी बता दो हमें। तो क्वेश्चन यहाँ से क्यों नहीं पूछा जाएगा भारत को लेकर, ये बताओ आप तो बस, ठीक है। भारत को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की कौन सी है? तो सबको पता है, गंगा है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, सबसे लंबी नदी, इंडियन लॉन्गेस्ट रिवर, भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा जा रहा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की
गंडक और घाघरा, गंगा और यमुना, महानदी और गोदावरी, दामोदर और शारदा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, महानदी और गोदावरी। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, झीलों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो आप सारी चीजें यहाँ से याद रखिएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कहाँ एक मिशन भेजा था। देखो, एक अशोक, गुप्ता टाइम पीरियड का है अशोक। ठीक, इनके बारे में बहुत चीजें आप जान ले भैया। अशोक के बारे में जानो, ये चंद्रगुप्त फैमिली का ये हिस्सा होता है, गुप्त। ठीक है, गुप्त सॉरी मौर्य के लिखो, गुप्त नहीं मौर्य का, मौर्य राजवंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा बनता है बिंदुसार अगला शासक बनता है। बिंदुसार का जो फेवरेट बेटा होता है वो होता है सुसीम को राजा बनाना चाहते हैं ये, लेकिन राजा बनता कौन है, अशोक। अपने भाइयों को मार के अशोक बनता है। इसका हृदय परिवर्तन जो होता है वो कलिंग युद्ध के बाद होता है, कलिंग युद्ध के बाद। आज कलिंग को किस नाम से जानते हैं हम लोग, ओडिशा के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना, अशोक ने अपने बेटे को, ठीक है ना, पुत्र क्या नाम है इनके, महेंद्र और संघमित्रा, बेटी और बेटे को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा इन्होंने, तो इन्होंने भेजा था श्रीलंका, सिलोन। कहाँ भेजा था, श्रीलंका इनको भेजा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में याद रखिएगा आप। ठीक है ना, ये छोटी सी जानकारी किसके है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य से बाद जो डेवलप होता है वो गुप्ता एम्पायर होता है, गुप्त राजवंश होता है। और गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त राजवंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो क्या कहा जाता है। देखो ध्यान से सुनो, सरकारी राजस्व व्यय, ठीक है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, इट्स कॉल्ड, जो डिफरेंस जो होगा एक्सीड, उसको बोलेंगे राजस्व घाटा। एक्सपेंसेस जब अधिक हो जाएंगे, इनकम जब सरकारी कम हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा राजस्व घाटा। किस दिन उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। ये डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, जो सेना से संबंधित है, सेना से ये संबंधित है। ये पुरस्कार है, पुरस्कार, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, भारत रत्न। ठीक है, सिविलियंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कौन से आते हैं, पद्म विभूषण आता है, ये पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में आते हैं। पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, और फिर कौन सा आता है, पद्म श्री आता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये परमवीर चक्र जो सेना से रिलेटेड है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, ये गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे के दिन सरकार इनको देती है। ये बात ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिए जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संगीतकार शिवमणि जो हैं वो ड्रम से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप सेनाई के बारे में ध्यान रखना, बहुत फेमस व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान। सरोद में आप याद रखिएगा शिव कुमार, ये बहुत फेमस लोग हैं, ठीक है ना, शिव कुमार जी। अब एक और व्यक्ति आते हैं, बहुत लेजेंड व्यक्ति हैं, बांसुरी में से संबंधित हैं, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी, हरिप्रसाद चौरसिया। ये बात समझ में आई कि नहीं। तबला में अगर नाम लिया जाए तो बिरजू महाराज और जाकिर हुसैन। तबला में किसका नाम आता है, बिरजू महाराज और जाकिर हुसैन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का
गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1000 दिनारी, ये आपने नाम सुना होगा, 1000 दिनारी, 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर। मलिक काफूर, इसके जो चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काम करता था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहता है 1296 से लेके 1316 तक रहता है। ठीक है, इसके चाचा थे इसके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसको परचेज करके लाए थे, किसको? इस मलिक काफूर को, इसके सेनापति को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन के नाम था अली और गुरसब थे, अली और गुरसब, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो मलिक काफूर है इसका नाम। क्या नाम है? मलिक काफूर। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। भारत में है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में 6 लाइन का है, 6 लाइन बोलते हैं, 6 लेन बोलते हैं इसको, 6 लेन है इसमें। लगभग इसकी लेंथ जो है 596 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट मैच में रहने वाले एम्पायरों की संख्या, मैदान में जो एम्पायर रहते हैं ना खड़े हुए, वो 2 रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। कि 3 मत कर देना, बोला सर 3rd एम्पायर भी तो होता है। अरे मैदान की पूछ रहा है, ये ग्राउंड की पूछ रहा है। क्रिकेट ग्राउंड में एम्पायर कितने होते हैं? तो वहां पे होते हैं 2। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरगीत किस भारतीय संविधान की नृत्य शैली, संविधान नहीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कर लीजिए इसको एक बार आप। शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है ना, क्लासिकल डांस के बारे में हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग सारे बच्चे। बोरगीत, बोरगीत क्या है? एक्चुअली में ये एक लोकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, और ये इस पर जो प्रदर्शन किया जाता है, वो प्रदर्शन किसका किया जाता है? तो ये प्रदर्शन किया जाता है बच्चों क्षत्रिय का, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य, यानी कि क्षत्रिय क्लासिकल डांस। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्षत्रिय, ये बात ध्यान रखना, किस स्टेट से आता है? तो ये आता है असम से। किस स्टेट में किया जाता है क्षत्रिय? तो ये किया जाता है असम में। किस स्टेट में किया जाता है? असम में किया जाता है। एक्चुअली ये वर्ड जो आया क्षत्रिय, सत्र वर्ड से आया है। ठीक है, और सत्र का मतलब क्या होता है? मठ, मठ। और कौन से मठ? वैष्णव मठ, वैष्णव मठ। कौन से मठों की बात कर रहे हैं हम? वैष्णवजम या वैष्णव मठों की हम बात कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, क्षत्रिय नृत्य। ठीक है, अब ये जो नृत्य हैं सारे के सारे प्रदर्शन जो किया जाता है, ठीक है, इनका मठों में प्रदर्शन किया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम में ये नृत्य किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, इनको डांस बताने के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इसको सबसे लास्ट में किया था, मतलब न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। मैंने लिखा भी है, शायद नहीं लिखा भी। संगीत नाटक अकादमी ने ईयर 2000 में इसे क्वालिफाई किया था एज ए क्लासिकल डांस। इस वजह से ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है बच्चों। कैसा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षत्रिय की बात हम कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ओडिसी, ओडिसी जो नृत्य किया जाता है वो ओरिली पर किया जाता है। किस पर प्रदर्शन किया जाता है ओडिसी का? तो ओडिसी का जो प्रदर्शन होता है, म्यूजिक की बात की जाए तो इसका होता है बच्चों ओरिली पर। ठीक है, मणिपुरी, मणिपुरी पे होता है। एक्चुअली यहाँ का लोकल म्यूजिक होता है मणिपुर का। और कुचिपुड़ी का होता है कर्नाटका हिंदुस्तानी, कर्नाटका शास्त्रीय संगीत, कर्नाटका शास्त्रीय संगीत, कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा क्षत्रिय।
भारत में BFSI का अर्थ बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और यह वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए एक व्यापक शब्द है। तो BFSI ये किसके लिए व्यापक शब्द है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मुद्रास्फीति से या इन्फ्लेशन से है, निवेश से है, इंडेक्स फंड से, और ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, BFSI जो वर्ड है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंश्योरेंस यानी कि बीमा से ये संबंधित है। बीमा से क्या है बच्चों, ये संबंधित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। डिक्रीज इंक्रीज होता है, ये बात अपने को यहां से याद रखना, डिक्रीज नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, मतलब कि किस समिति ने सिफारिश की कि भैया संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, 50 लास्ट वाले चीजों में हम पढ़े थे, संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 1976 में होता है संविधान संशोधन होता है। ठीक है, कब होता है, 1976 में होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और कब होता है वो, 1976 में होता है। और इसमें कौन सा जोड़ा गया था, 51A को जोड़ा गया था। तो ऐसे ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो अब मौलिक कर्तव्यों की जो सिफारिश जिस व्यक्ति ने की, वो जिस कमेटी ने की, वो हमसे पूछा जाता है। तो वो समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर यह कार्य हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर हुआ था ये, मतलब उनकी सिफारिश पर हुआ था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका, मतलब किसने पुरजोर किया था, या कौन संपादक था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ऑक्यूस सुरक्षा गठबंधन में अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑक्यूस में शामिल देश कौन कौन से, देखो आप इसी से पता लगा दोगे कि कौन कौन से देश हैं। देखो ए से क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस अमेरिका है। तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ये रहा, पहला ही आंसर अपना हो गया। हाल ही भारत के पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो पद्मा बैराज पद्मा नदी पर बनाया जा रहा है, पद्मा बैराज। ठीक है, तो पद्मा बैराज का जो कार्य पूरा हो रहा है वो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। कहां पे हो रहा है बच्चों, बांग्लादेश में हो रहा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो राजधानी वो क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी, वो सॉरी ढाका, वो कल मुद्रा है, राजधानी इसकी ढाका है। राजधानी क्या है, ढाका है। यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने वो रहमान तारिक हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गंगा और यमुना का जो मुहाना है, मुंह है, वो कहाँ है भाई, गंगा और यमुना का, और ब्रह्मपुत्र का भी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। लगभग कितनी करता है, 4096 किलोमीटर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। तो बांग्लादेश, ठीक है ना। आप इनकी कैपिटल्स कंट्रीज की आप याद रखना चाहो तो जरूर याद रखिएगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू, नेपाल की काठमांडू है, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, ये बालेंद्र शाह। और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने कोटे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में याद रखिएगा। भारतीय संविधान की तीनों सूचियों से संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वे विषय जो तीनों सूचियों में किसी में शामिल नहीं होते वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। चलो ठीक है, समझने का प्रयास जो हम करते हैं अभी, ठीक है ना। यदि संघ सूची और राज्य सूची में कोई विरोधाभास हो तो संघ सूची प्रभावी होगी, ये बात तो सही है भैया।
जब संसद दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है जो तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है बच्चों। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको ढंग से पढ़ लो एक बार। और फाइनली आंसर क्या होगा देखो मैं आपको बता दूं, जब संसद, ये तो मेरे को करेक्ट नहीं लग रहा है थोड़ा सा, जब दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची संसद द्वारा बनाए गए वो कानून सभी राज्यों, नहीं ऐसा थोड़ी ना, पूरे राज्य वैसे नहीं हुआ, ये तो गलती है वैसे ही, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इस पर एक बार सोच विचार करते हैं। वे विषय जो तीनों सूचियों में अवशिष्ट में डाले जाते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है अपना, तो ए और बी सही है। कहाँ पे है ऑप्शन, तो है कि इसमें, हाँ भी ए और बी ये सही है, डी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था? ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आओ, तो भारत में 2011 की जनगणना हुई थी, बिल्कुल सही बात है, 2011 जनगणना, ठीक है ना, ये 15वीं जनगणना थी बच्चों। कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 8वीं, और वैसे करें तो नहीं 7वीं थी, और वैसे करें तो 15वीं थी। ठीक है, जनगणना। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बड़े लिटरेसी के मामले में बात करें स्टेट वाइज, सबसे ज्यादा लिटरेसी किस स्टेट की थी? तो वो थी केरल की, ठीक है ना, केरलम। लिटरेसी, और सबसे कम किसकी थी लिटरेसी? हरियाणा। ठीक है, अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, हरियाणा नहीं बिहार का करो इसको, सबसे कम लिटरेसी किसकी है? बिहार की। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, लिंगानुपात की, तो केरलम टॉप पर था, लास्ट में कौन था बच्चों? हरियाणा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या किसमें थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। मॉडर्न वर्ल्ड की जो जनगणना होती है, मॉडर्न वर्ल्ड में जनगणना, मॉडर्न सेंसस मॉडर्न सेंसस पहली बार कहां होता है? स्वीडन में होता है। ठीक है, फिर अमेरिका, यूएसए, ये बात ध्यान रखना। भारत में फर्स्ट इंडियन सेंसस 1872 ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। अब पूछा क्या जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना रहा? बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर बच्चियों की संख्या। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 914, 911, इनमें कोई सा सही नहीं, इसको हटा देना और इसकी जगह कर लेना 919। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सबसे क्लोजेस्ट आंसर अपना यही है, तो इसलिए मैं ए कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग सारी बातें ध्यान रखना। हमने इन क्वेश्चन पे चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस चीज़ को, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।